हाँ, तुम लोग देख रहे थे मॉड ई ए माइनस बी का मॉड। तो ए में बी को पहले घटाइए, 3i में घटाइए -2j, तो 3i में जो घटाइएगा -2, 3 में घटेगा -2, क्या हो जाएगा 5i, और -4 में 4j, -4j में घटेगा j, तो -5j। घटा दिए ए माइनस बी के, तो ये आया, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस -5 के स्क्वायर का रूट बराबर √50। अगर निकालना हो ए का तो कीजिए वेक्टर ए बटा मॉड ए, और वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 3i माइनस 4j, और मॉड ए का मान 5। अब है बी का वेक्टर बी बटा मॉड बी, वेक्टर बी कितना है बोले -2i प्लस j, और बटा मॉड बी का मान बोले √5। तो इस तरह से हम लोग निकाले मॉड ए प्लस मॉड ए माइनस मॉड बी, ए प्लस बी का मॉड, ए माइनस बी का मॉड, ए कैप और बी कैप, मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर। पीछे भी हम लोग बात किए थे, किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, कौन बताता है बोले यूनिट वेक्टर। निकालते कैसे हैं, उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो आपको ये बात का अंदाजा लगे से सुनिए पहले आप। मान लें कि आपके पास हम ढेर सारा वेक्टर ऐसे दे दें, कुछ वेक्टर ऐसे, कुछ वेक्टर ऐसे, जैसे तैसे सब वेक्टर दे दें आपको, बहुत सारा वेक्टर दे दें, और बोले सबको जोड़ करके जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो बहुत आसान है, क्योंकि सब इस तरह से है कि कुछ आई होगा तो कुछ जे होगा, कुछ आई होगा कुछ -j, कुछ -i कुछ -j, फिर कुछ j कुछ i कुछ -i। तो लास्टली तो कुछ सबको जोड़िएगा तो कुछ आई ही आएगा और कुछ मतलब जे ही आएगा, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए। तो आप इस कितनों वेक्टर जोड़िए ना 50 60, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि इसी एक्सिस पर होना चाहिए, या तो ऐसा हो वेक्टर, या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो, इस चारों में से किसी डायरेक्शन में जाए। कितनों वेक्टर आप जोड़िए तो जोड़ना आसान है, क्योंकि कुछ आई होगा नहीं तो -i, नहीं तो j, नहीं तो -j। अब जोड़ेंगे सबको तो या तो फाइनली भी कुछ आई आएगा कुछ j आएगा, भले वो कुछ प्लस में आई आए या माइनस में आई आए, प्लस में j आए या माइनस में j आए, लास्टली तो होना वही है, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर और j वाले कोफिशिएंट के स्क्वायर का √। इस तरह से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेकिन आपको दिक्कत तब होगा जब कोई वेक्टर किसी एंगल पर चलेगा, ऐसे ना आप इसको आई कहेंगे, ना -i, ना j, ना -j, तब दिक्कत होगा। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये 30 डिग्री पर है, तो इसको हम लोग ने तोड़ने का प्रयास करेंगे i और j में, क्योंकि ये सही से ना i पर है ना j पर है। और जब तक और हमें ये बात महसूस हो चुका है कि अगर कोई वेक्टर i और j में रहे तो कितना अच्छा, कितनों वेक्टर है i और j में, सबको जोड़ेंगे तो i वाला अलग जोड़ लेंगे, j वाला अलग जोड़ लेंगे, फिर निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड उसका। i तो ना i और ना j, तो तोड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सदिश का वियोजन, विघटन, उसको तोड़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक कर रहे हैं इसको। देख कैसे करेंगे। ये वेक्टर है 10, क्या हम वेक्टर को 10 को ऐसे लिख सकते हैं कि पहले यहाँ से यहाँ चले फिर यहाँ से यहाँ चले, ऐसे तभी आया होगा। कुछ i के तरफ चले कुछ j के तरफ चले तभी वेक्टर आया है। तो इस वेक्टर को लिख सकते हैं कि ई वाला वेक्टर प्लस ई वाला वेक्टर, माने इतना i इतना j, इसका हो जाएगा, i और j में टूट जाएगा। तो ई चूंकि क्या है हाइपोटेनस है, थीटा सामने वाला क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, इधर ला क्या बोलते हैं आधार। अगर आपको हाइपोटेनस दिया गया हो और बेस निकालना हो, आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं बोले cos थीटा बराबर b/h। तो b बराबर क्या लिखते हैं बोले h cos थीटा। परपेंडिकुलर निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाते हैं बोले sin थीटा बराबर p/h, बोले p बराबर h sin थीटा। तो ई जो b है वो कितना होगा h cos थीटा। अब h कितना है बोले 10, और cos थीटा कितना है बोले cos 30, इसका मान हो गया 10 cos 30। p बराबर कितना होता है बोले h sin थीटा, h कितना है बोले 10, और sin थीटा कितना है बोले 30 डिग्री, तो 10 sin 30। तो इसको लिख सकते हैं नहीं वेक्टर को ऐसे कि 10 cos 30 डिग्री i
और 10 साइन 30 डिग्री जे। तो टिक गया आई और जे में। तो इसको ऐसे करेंगे, अब देखिएगा समझिएगा जरा, सीखिएगा। 10 हो गया, आई कितना हो गया 30। अब इसको ऐसे ब्रेक करने के लिए सीखेंगे, ऐसे कट करने का मतलब इसको तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद इधर कितना लिखेंगे 10 cos 30, और यहाँ जो 10 साइन 30 है, यहाँ जो 10 साइन 30 है, इसको यहाँ लिखेंगे 10 साइन 30। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए। जैसे कि यहाँ का वेक्टर है 5 जे के तरफ से, बोलेंगे ना 5j, क्या यहाँ रहेगा तो 5j नहीं कहलाएगा, 5j ही कहलाएगा। यहाँ रहेगा तो 5j नहीं कहलाएगा, 5j ही कहलाएगा। तो वही मैग्नीट्यूड है यार, वही डायरेक्शन है, तो 5j है तो 5j भी है। किसी वेक्टर को पैरेलल स्लाइड करा देने से ना कोई अंतर नहीं पड़ता, क्या तो पैरेलल स्लाइड करा दीजिए, वो 5j तो 5j ही रहेगा। तो ये ऐसे समझना है कि कोई वेक्टर है ना 10, आई कितना बनाया 30, तो जिधर से कोण बनाया उधर लगाना है cos थीटा, और जिधर खाली उधर लगाना है sin थीटा। ये 10 था, बोले 10 cos 30, इधर बोले 10 sin 30। तो तोड़ लेंगे कि 10 cos 30 आई और 10 sin 30 जे। ऐसे समझना, जिधर से कोण बनेगा उधर cos थीटा, जिधर खाली उधर sin थीटा। इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं जी, कि 10 है, अच्छा इधर से 30 है तो इधर से 7। अब इस 10 को आप ब्रेक करेंगे तो इधर लिखना पड़ेगा आपको 10 cos 60, इधर लिखना पड़ेगा 10 sin 60। 60 की तरफ से तोड़ रहे हैं, तो जिधर से कोण बना वो ना बेस हुआ, थीटा इधर से बना हुआ है ना, ये तो हाइपोटेनस हो गया, कर्व जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इधर से थीटा बना तो ये ना हुआ बेस, अब ये हुआ परपेंडिकुलर, इधर जिधर खाली उधर sin थीटा, जिधर एंगल बना उधर cos थीटा, एंगल इधर बना, इधर 10 cos 60, इधर 10 sin 60। ऐसे लिखेंगे तो 10 cos 30 आई, 10 sin 30 जे। ऐसे तोड़ेंगे तो 10 sin 60 आई और 10 cos 60 जे। ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से किसी वेक्टर को आप तोड़ सकते हैं जब वो कहाँ चले, किसी एंगल पर चले, तो आई और जे में आप उसको तोड़ सकते हैं। और आई और जे में क्यों तोड़े पता चल रहा है ना, कि जब कितना वेक्टर रहेगा, जब आई और जे में टूट जाएगा तो आई वाला अलग जोड़ लेंगे, जे वाला अलग जोड़ लेंगे, फिर कुछ आई आएगा कुछ जे आएगा वेक्टर, फिर आई वाला गुणांक माने कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर जे वाले कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट ओवर करेगा। तो इस तरह से आपको तोड़ना है वेक्टर को। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे है, इसका है 15 और ये है 30 डिग्री, तो कैसे टूटेगा, यहाँ लिखेंगे 15 cos 30, इधर लिखेंगे 15 sin 30, 15 cos 30 आई, 15 sin 30 जे। या तो ऐसे कि मान लिया 15 है और ये कितना है 60, तो ऐसे तोड़िए, इधर 15 cos 60, इधर 15 sin 60, ऐसे तोड़िए। किधर तोड़ सकते हैं, 30 की तरफ से भी और 60 की तरफ से। ये तो इस क्वाड्रांट का हो गया। अब चलिए दूसरा क्वाड्रांट, इसको मिटाते हैं, ये तो सीखे इस क्वाड्रांट का। अब चलते हैं इस क्वाड्रांट, कि मान लिया जाए 18 और ये है 30, तोड़िए, इसको तोड़ेंगे, इधर कितना लिखाएगा, बोले 18 cos 30, और इधर बोले 18 sin 30। 18 sin 30 किधर लिखाएगा, बोले माइनस आई, 18 cos 30 बोलेंगे जे। या तो ऐसे तोड़िए, 18 30 की तरफ से नहीं तो 60 की तरफ से तोड़िए, तो 18 को तोड़ेंगे ऐसे, 18 cos 60, इधर cos 60, इधर 18 sin 60, तो 18 cos 60 माइनस आई, 18 sin 60 जे। ऐसे तोड़े 30 की तरफ से और 60 की तरफ से। लेकिन इसमें ना एक तरीका और है, तो हो गया 30 की तरफ से 60 की तरफ से। एक अलग तरीका और है कि अगर इतना है ना ये 18 और इधर से कितना बोले 30, आप डायरेक्ट यहां से नापिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कितना हुआ ये 120, कितना बना यहाँ से, यहाँ डायरेक्ट नापना है, कहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्ट कितना कौन बना, एंटी क्लॉकवाइज 120 बना। ऐसे लिखिए इसको, 18 cos 120 आई और 18 sin 120 जे। हो गया, प्लस आई माइनस आई ध्यान ही नहीं देना है, वो cos 120 खुद तय करेगा। जैसे देखिए cos 120 का मान कितना होगा, माइनस में, क्योंकि cos 120 किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में, 120 किस में है, सेकेंड में,
और कॉस इसमें नहीं होता है मैंने पॉजिटिव, इसमें निगेटिव होता है कॉस, तो माइनस आया कि नहीं, अपने आप आएगा माइनस आई। और साइन 120 का मान प्लस में होता है, अपने आएगा प्लस जे। इस खाना में क्या होता है बोले माइनस आई होता है प्लस जे होता है। इस खाना में कोई वेक्टर्स को तोड़िएगा तो क्या होगा, कुछ माइनस आई होगा कुछ प्लस जे होगा। देखिए इसका तोड़े हैं आप, 18 cos 60 माइनस आई, 18 sin 60 प्लस जे। इधर से तोड़ो, 18 sin 30 माइनस आई, 18 cos 30 प्लस जे। 18 cos 30 बोलो चाहे 18 sin 60 बोलो, बात देखिए cos 30 sin 60 बराबर होता है। sin 30 बोलो 18 sin 30 बोलो चाहे 18 cos 60 बोलो, बात बराबर है। तो 30 की तरफ से तोड़े चाहे 60 की तरफ से तोड़े, मान जे की तरफ भी सेम ही आएगा, माइनस आई की तरफ भी सेम ही आएगा, और ऐसे भी करेंगे तो सेम ही आएगा, माइनस आई की तरफ भी सेम ही आएगा। ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू सेम ही आएगा। ई वाला वैल्यू जे की तरफ बोला, ई वाला वैल्यू जे की तरफ बोला, ई वाला वैल्यू सेम ही आएगा। तो ऐसे भी तोड़ा जाता है डायरेक्ट, इसमें आई माइनस जे का ध्यान नहीं दिया जाता, सीधे लिखिए cos 120 आई sin 120 जे, वो अपने माइनस आना होगा तो माइनस आएगा, प्लस आना होगा तो प्लस आएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट का करा के दिखाए, इस क्वाड्रेंट का दिखाए, अब बाकी बचा इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में, तो भी करके देखते हैं हम लोग। मान लिया 16 है और ये 30 डिग्री है, ऐसे तोड़ेंगे, बोलेंगे इधर 16 cos 30, इधर 16 sin 30, हो गया। 16 sin 30 बोले माइनस आई, 16 cos 30 बोले माइनस जे। या तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 16 इधर से कितना है बोले 60 डिग्री, अब तोड़िए इधर, इधर बोलेंगे 16 cos 60, इधर बोलेंगे 16 sin 60, तो 16 cos 60 माइनस आई, 16 sin 60 माइनस जे। या तो डायरेक्ट मेथड वाला देखिए आप कि 16 है, आई कितना है 30, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्ट कितना है बोले 240 डिग्री। तो डायरेक्ट लिखिए आप कि 16 cos 240 डिग्री आई और 16 sin 240 डिग्री जे। 16 sin 30, 16 cos 60 और 16 cos 240, ये सभी मान सेम आएंगे कि 16 sin 30 माइनस आई, 16 cos 60 माइनस आई, अच्छा 16 cos 240 आई, cos 240 का मान अपने आप नेगेटिव आएगा, अपने आप हो जाएगा माइनस आई। और इधर वाला वैल्यू जो माइनस जे की तरफ है 16 cos 30 माइनस जे, 16 sin 60 माइनस जे, आई भी आएगा माइनस जे में sin 240, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना tan पॉजिटिव होता है, sin cos दोनों नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने आप। इससे माइनस आई माइनस जे लिखने का जरूरत नहीं है, वो cos 240 और sin 240 का वैल्यू ही तय कर देगा कि पॉजिटिव आना है कि निगेटिव आना है। ठीक है, लास्ट क्वाड्रेंट बेटा, चौथा बचा। जैसे कोई वेक्टर यहाँ है, मान लिया कि 20 है, आई कोण 30 है, तो इसको तोड़ेंगे इधर कि 20 cos 30, इधर तोड़ेंगे 20 sin 30, या फिर वही बात घिसा पीटा जो 60 की तरफ से होगा, बोलेंगे इधर 20 cos 60, इधर बोलेंगे 20 sin 60, हो गया। या तो डायरेक्ट मेथड वाला कि 20 है और ये बोले थे कितना 30, तो यहाँ से हुआ 330, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से याद रहे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 330, और कितना मैग्नीट्यूड बोले 20, तो 20 cos 330 डिग्री आई और 20 sin 330 डिग्री जे। तीसरा टॉपिक आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें एक अच्छा सवाल हम करा के आपको दिखाने जा रहे हैं जो आगे काम आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से काम आएगा। सवाल बहुत काम आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, या मोशन चैप्टर में भी काम आ जाएगा। कहता है कि इंक्लाइंड प्लेन, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, आनत तल बोलते हैं हिंदी में। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, और ये कौन मान लो कि थीटा है, इस पर एक वस्तु ऐसे रख दिया गया, कितना किलो का बोले m किलो का, और इस सरफेस पूरा का पूरा कैसा है बोले स्मूथ, चिकना सतह, एकदम चिकना सतह, ये रखे नहीं कि यह फिसल जाए, ये वस्तु रखेंगे नहीं कि फिसलना शुरू।
ये वस्तु से रखे तो ऐसे थोड़े रहेगा, चिकना है तो फिसल जाएगा। तो इसे कौन इधर लेके जा रहा है? कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है भैया इधर कोई फोर्स तो वेक्टर तो नहीं लग रहा है, कोई फोर्स वेक्टर है ही नहीं इधर जिसको लेके जा रहा है। इस बात को समझिए पहले। इस वस्तु पर कौन बल लगा रहा है? बोले एक जो है जो बल लगा रहा है, कौन? बोले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। जब यूनिट डायमेंशन में पढ़ रहे थे उसमें वेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ था कि वेट बराबर mg, m मतलब मेरा मास और g छोटा वाला g का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग पढ़े थे g कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फीट में 36 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको यूनिट डायमेंशन जब पढ़ रहे थे ना तो आपको ये सब बात थोड़ा बताया गया होगा वेट के बारे में कि हर एक बॉडी को पृथ्वी कहाँ खींचती है? अपने सेंटर की ओर। और पूरा पृथ्वी है तो सेंटर कहाँ है? बोले नीचे ही है सेंटर में। यहाँ से मानेंगे जहाँ भी हम लोग खड़ा हैं बैठे हुए पृथ्वी के जिस सतह पर, वहाँ से सेंटर कहाँ समझते हैं? नीचे ही समझते होंगे ना। तो इस वस्तु को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींच रही कितना बल से? mg, मास इंटू एक्सीलरेशन।